हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बड़े ही इंटरेस्ट और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और जो आपका सिलेबस है वो ठीक से तैयार होता रहे। तो अपन बात करेंगे आज के सेशन के में सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हैं। क्या सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में अपन देखेंगे सेल के बारे में कि जो सेल होती है वो क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, कितने टाइप की होती हैं, ये सब चीज़ें आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा और यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा जो आज का अपना सेशन है वो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। तो जो आज का अपना इंटरेस्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल। सेल बड़ा ही इंटरेस्ट टॉपिक है। कई बार ये जो टॉपिक है बड़ा आसान टॉपिक है और कई बच्चों को इसमें भी बड़ी डिफ़िकल्टी होती है देखने में या फिर पढ़ने में। तो सेल की सबसे पहले बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेल जो होती है वो किसे कहते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, उनका शरीर एक ढांचित नुमा संरचना से बना होता है। तो सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी, सेल की। सेल की डेफिनेशन क्या है कि सजीव प्राणियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेल, कोशिका कहलाती है। ये क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इसके बाद में बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की। अपन सबको पता है जब भी अपन कोई मकान या फिर घर बनाते हैं तो उसके लिए अपने को बहुत सी ईंट पत्थरों की आवश्यकता होती है। बिना ईंट पत्थरों के मकान का बनना असंभव है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में जब तक सेल नहीं होगी तब तक मानव शरीर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए अपने को सेल का होना भी जरूरी है। तो मानव शरीर में सेल का क्या कार्य है, ये सेल की संरचना को शरीर की संरचना को बनाए रखती है। कौन, सेल। तो सेल की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में। इसके बाद में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की, उसने की 1675 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी में तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं की खोज की। उसको क्या नाम दिया गया, सेल्यूली नाम दिया गया। इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो जीवित कोशिका की खोज की उसको नाम दिया गया एनिमलक्यूल। तो दोनों कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, मृत और जीवित कोशिका। तो जो मृत कोशिका है उसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी के तकरीबन। और इनको नाम जो क्या दिया, रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली नाम दिया। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना। इन्होंने इसको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया कि 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सेल का जो डिस्कवरी है वो कंप्लीट हो गई, खोज कंप्लीट हो गई। सेल के मिड में एक पदार्थ और पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, केंद्रक बोलते हैं। तो जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के समथिंग जो है इसकी खोज की थी। और ये जो खोज है वो किसकी सेल कोशिकाओं में की गई, ट्रेडेस स्टेंसिया की कोशिकाओं में। तो यहां तक कितने क्वेश्चन अपने बन गए, क्वेश्चन अच्छे हैं कंपटीशन के हिसाब से भी और वैसे भी बेसिक जानकारी के लिए भी अपने को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है उनको मैं बता दूं फिर से आपको।
पहला क्वेश्चन तो है मृत कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। कब की, 1674 के तकरीबन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन गया कि केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की, 1831 में। कौन सी कोशिकाओं में की, ट्रेडेस्केंसिया की कोशिकाओं में। यहाँ से ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी, तो जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी मैथियास लाइडेन और थियोडोर सवान ने। किसने, मैथियास लाइडेन और थियोडोर सवान ने। मैथियास लाइडेन जो है उसने बताया कि जो उत्तक होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कब बताया, 1838 के समथिंग। और जो थियोडोर सवान है, थियोडोर सवान ने क्या बताया कि पादप और जंतु कोशिकाओं का आंतरिक संगठन जो होता है लगभग समान होता है। ये बात उसने बताई 1839 में। तो दोनों ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पादप और जंतु कोशिकाओं का आंतरिक संगठन यदि समान होता है तो क्यों ना इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन होता होगा। और इसी कॉम्बिनेशन को आगे किसने बढ़ाया, रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और ये सिद्धांत कब दिया इसने, 1955 में। कोशिका सिद्धांत के जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो किसने दिए थे, रुडोल्फ विर्चोव ने दिए थे। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो क्या, नवीन कोशिका है, नई कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये तो क्या हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड जो है वो क्या है कि जो जीव होता है उसकी कोशिका में सभी आनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। एक जीव में सभी आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। एक जीव की कोशिका में सभी आनुवांशिक लक्षण, सभी आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा कि सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्या हो गया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी अपनी बॉडी में नई कोशिका बनती हैं वो कोशिका किससे बनती है, जो पुरानी कोशिका है उनके विभाजन से बनती है। एक जीव होता है उसकी कोशिका में क्या होते हैं, जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं वो सभी उपस्थित होते हैं। और जो कोशिका होती है वो सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्या है, सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। तो सेल थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हुई। सेल थ्योरी क्या बताती है, सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों के द्वारा दी गई। किस किस के द्वारा, मैथियास लाइडेन और थियोडोर सवान के द्वारा। मैथियास लाइडेन ने बताया कि उत्तक जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और थियोडोर सवान ने बताया कि जो पादप और जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका आंतरिक संगठन है लगभग समान होता है। इन दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला, जिस निष्कर्ष को रुडोल्फ विर्चोव ने आगे बढ़ाया। उसने क्या बताया कि जो नई कोशिका हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। एक जीव की कोशिका में सभी गुण, आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। नंबर थर्ड, कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो यहाँ तक अपने देख लिया कि सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स के बारे में, कि जो सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सेल पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग है और जीवों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं अलग है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में।
जब यदि अपने को पादप और जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर अच्छे से बनानी आ जाएगी, किसकी, पादप और जंतु कोशिका की, तो फिर अपने को डिफरेंट करना अच्छे से आ जाएगा दोनों में, किसमें, पादप और जंतु कोशिका में। तो पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे पादप कोशिका का, फिर जंतु कोशिका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या है अपनी पादप कोशिका। पादप कोशिका की चारों ओर जो है दृढ़ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, जबकि क्या है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों ओर क्या होता है, सेलुलोज का आवरण होता है। यही सेलुलोज का आवरण क्या बनाता है, कोशिका भित्ति बनाता है। तो पहला डिफरेंट तो यहाँ पर क्या हो गया कि पादप कोशिका जो होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता। ये कौन सी अपनी पादप कोशिका। इधर बना रहे हैं अपन अपनी जंतु कोशिका। दोनों के स्ट्रक्चर साथ में बनाएंगे क्योंकि नेम जो है दोनों के सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर दोनों की अलग है और कुछ जो कोशिकांग है उन दोनों का अभाव है। तो ये जो है अपनी, ये कौन सी है, पादप कोशिका। ये क्या है, पादप कोशिका। और ये वाली कौन सी है, जंतु कोशिका। और ये कौन सी है, जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है और जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो पहला डिफरेंट यहाँ से क्या हो गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, लवक के, किसके बारे में, लवक के बारे में, कि कौन सा लवक है जो पादप कोशिका में पाया जाता है और कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जो पादप कोशिका में है उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पे पाया जाता है, लास्ट एंड में पाया जाता है। ये क्या है, हरित लवक। इसके बाद में पादप और जंतु कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है और किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस पादप कोशिका का, और यहाँ पर कौन सी का बनाएंगे अपन, जंतु कोशिका का न्यूक्लियस। ये कौन सी हो गई अपनी जंतु कोशिका। क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोपोर, केंद्रक छिद्र। यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें जो है पादप कोशिका में है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ये वाले जो हैं क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या है, जंतु कोशिका में अभाव होता है इसका। इसके बाद में गोल्जिकाय का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो गोल्जिकाय है वो कहाँ पर पाया जाता है, दोनों में। तो जो गोल्जिकाय है वो दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में। और इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी दोनों में पाए जाते हैं, किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके बाद में किसकी, ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करेंगे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है, तो इसके लिए अपन डबल लेयर बनाएंगे।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है और यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ईआर। ये गोल्जिकाए। इधर भी है गोल्जिकाए। और जो अंतःपर्दवी जालिका है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है और जो इसमें है लाइसोसोम पाया जाता है। तो अंतर की बात करें कि इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर, तो इसमें जो अंतर है अपन स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से बता सकते हैं कि पादप कोशिका है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है। इसके बाद में जो है पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। इसके बाद में पादप कोशिका में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। स्ट्रक्चर के अलावा इसमें भोजन के संचय में भी अंतर होता है। पादप कोशिकाओं में जो है भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, और जंतु कोशिका में भोजन का संचय जो है वसा और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर हो गया। यहाँ से जो स्कूलिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनमें डिफरेंट के आधार पर ही पूछे जाते हैं, किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में डिफरेंट बताइए, या फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। कई बार क्या होते हैं कि अलग अलग टीचर जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर को बड़े लेवल के हिसाब से भी दर्शा सकते हैं, या फिर अपनी जो छोटी एनसीईआरटी की बुक है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें स्ट्रक्चर की बात करें किसकी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसका स्ट्रक्चर अलग दे रखी है। ठीक है, तो जो नेम है वो सेम होते हैं, स्ट्रक्चर जो है अपनी अलग अलग बुकों में थोड़ी अलग हिसाब से बनाई गई है। इसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो आज के सेशन का अपना लास्ट पॉइंट होगा। क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति का आवरण होता है, वो सुदृढ़ नहीं होता, प्रारंभिक भित्ति पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल के चारों ओर सुदृढ़ भित्ति का आवरण पाया जाता है। वो कैसे पता चलता है, इसके नेम के आधार पर ही। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दो वर्ड से बना है, किससे, प्रो और कैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियो। तो प्रो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रारंभिक, और कैरियो का मतलब क्या हो गया, नाभिक, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्रक। ठीक इसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो इसमें क्या है, यू प्लस कैरियो। तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुसंगठित, और कैरियो क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ये तो है इसका फर्स्ट डिफरेंट, दोनों का, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट का क्वेश्चन। नंबर सेकंड डिफरेंट क्या है इन दोनों के अंदर, इसके एग्जाम्पल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक सेल का है एग्जाम्पल वो कौन सा है, जीवाणु। ठीक है, इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में नेक्स्ट जो नंबर थर्ड अंतर आता है वो किससे रिलेटेड आता है, कोशिकांगों से रिलेटेड आता है, कि कोशिकांग जो होते हैं वो कौन से कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और कौन से कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो जो लवक होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। थर्ड कौन सा आएगा, जनन से संबंधित। जनन से संबंधित अच्छा है, इसमें जो लैंगिक जनन है प्रोकैरियोटिक सेल में लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है, उपस्थित होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कौन सा जनन, लैंगिक जनन।
और इसके अलावा जो है श्वसन है, प्रोकैरियोटिक सेल में वायवीय श्वसन पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। इसकी साइज की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कितना होता है, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। और जो अपनी यूकैरियोटिक सेल होती है उसका 5 माइक्रोमीटर से कितने 15 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ये क्या है इसका साइज, किसका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के साइज का डिफरेंट है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, सेल से स्टार्ट किया। सेल जो होती है सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाद में देखा कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, मर्द कोशिकाओं में की, जिन्हें क्या नाम दिया गया, सेल्यूली नाम दिया गया। इसके बाद में ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की, जिसने एनिमलक्यूल नाम दिया गया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था और जो ल्यूवेनहोक है उसने 1674 में बताया। इसके बाद में केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी कोशिकाओं में की, रेडेस्केंसिया की कोशिकाओं में किसकी की, केंद्रक की खोज की। इसके बाद में नेक्स्ट क्या देखा, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा दिया गया। मैथियास लाइडेन ने क्या बताया कि उत्तक जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और थियोडोर स्वान ने बताया कि पादप और जंतु कोशिकाओं का आंतरिक संगठन जो होता है वो लगभग समान होता है। जो उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं और जो पादप और जंतु कोशिकाओं का आंतरिक संगठन लगभग समान होता है, इन दोनों तर्कों में कुछ कॉम्बिनेशन निकाला गया और इसी कॉम्बिनेशन को किसने आगे बढ़ाया, रुडोल्फ विर्चोव ने। कब, 1955 में। और क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उसने क्या बताया कि जो अपने बॉडी में नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले वाली बॉडी में जो पहले कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उनके विभाजन से बनती हैं। और नंबर सेकंड बताया कि एक जीव की कोशिका में सभी आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। और थर्ड क्या बताया कि सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या होती है, कोशिका होती है। ये क्या बताया, किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। इसके बाद में नेक्स्ट बात की किसके बारे में, वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। अपवाद क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसमें स्वयं का डीएनए या फिर आरएनए नहीं पाया जाता। तो 3 रीजन है किसके, वायरस के, कि वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं माना जाता। फिर अपन ने बात की किसके बारे में, पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में। स्ट्रक्चर देखी, स्ट्रक्चर के आधार पर अपन दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं, किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में। इसके बाद में नेक्स्ट क्या देखा अपन ने, लास्ट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक अच्छा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, श्वसन से, और दूसरा लैंगिक जनन से, कि कौन से सेल में जनन उपस्थित होता है और कौन से सेल में जनन अनुपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और श्वसन जो है वायवीय और अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर जो है आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।